हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 8वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। 8वें अध्याय का शीर्षक हमारा है बचपन के दिन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बचपन के दिन। बच्चों, यह जो रचना है बचपन के दिन, वह है संस्मरण। संस्मरण, क्या आपको पता है संस्मरण का अर्थ क्या होता है? संस्मरण यानी स्मरण पर यानी यादों पर जो रचनाएं आधारित होती हैं उसे हम संस्मरण कहते हैं। यादों पर आधारित रचना। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन की यादों पर आधारित रचना है। तो यह क्या है बच्चों? यह एक संस्मरण है। चलिए हम आज इस संस्मरण को पढ़ते हैं, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन के बारे में हमें बताया है। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं थी, न ही वे कोई धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। तो बच्चों, यहाँ कलाम जी बताते हैं कि उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मध्यवर्गीय कहने का अर्थ यहाँ पर है बच्चों, जो ना तो अधिक अमीर होता है और ना ही गरीब, यानी बीच में। तो उनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही ज़्यादा धनी थे। इसके बावजूद भी उनके पिता बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और दिल के बहुत ही उदार थे, यानी दूसरों की मदद करने वाला इंसान। तो बहुत ही सच्चे इंसान थे, उदार व्यक्ति थे। और उनकी माता का नाम था आसियम्मा, जो एक आदर्श जीवन संगिनी थी। आदर्श कहने का अर्थ है बच्चों श्रेष्ठतम अवस्था वाला, यानी वह बहुत ही अच्छी, बहुत ही समझदार जीवन संगिनी थी। किनकी? जैनुल आबदीन की, यानी अब्दुल कलाम जी के पिता की। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी घर कहने का अर्थ है जो घर दादा परदादाओं ने बनवाया हो, उस घर को कहते हैं पुश्तैनी घर। तो वो कहाँ रहते थे? पुश्तैनी घर में। और यह घर कहाँ था? तो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में। आगे बताते हैं, बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। 3 पक्के मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चों, जैसे आप लोगों के पक्के मित्र होते हैं, उसी प्रकार कलाम जी के भी पक्के मित्र थे। और वह कौन कौन थे? तो देखिए, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये 3 उनके पक्के मित्र थे। अब मित्रों के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। तो अब क्या कह रहे हैं कि उनके 3 पक्के मित्र थे। कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तो लेखक कहते हैं कि जब वो प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते थे, बच्चों प्राथमिक पाठशाला उस पाठशाला को कहते हैं जहाँ क्लास 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी पहले क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं प्राथमिक पाठशाला। तो यहाँ पर कब की बात हो रही है? प्राथमिक पाठशाला में जब वह पढ़ते थे 5वीं कक्षा में, तब की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके स्कूल में एक नए शिक्षक आए थे और कलाम जी टोपी पहने थे। तो वो जो टोपी उनका था वह मुस्लिम का प्रतीक था। कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। अब कलाम जी किसके साथ बैठते थे? एक ब्राह्मण लड़का रामानंद, जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ बैठते थे। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समाज में जो क्या करते हैं? जात पात में भेदभाव करते हैं।
तो वो जो नए शिक्षक आए थे उनकी क्लास में, उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू लड़का, अब रामानंद ब्राह्मण थे और कलाम जी क्या थे, मुसलमान थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये दोनों आपस में एक साथ बैठे हैं। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। उन्होंने क्या किया, शिक्षक जी ने कलाम जी को पीछे भेज दिया। अब देखिए, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, उसे कभी भी जात पात में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन उन शिक्षक महोदय जी ने क्या किया, कलाम जी को वहाँ से उठा करके पीछे बेंच पे भेज दिया। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। अब उनका दोस्त जो रामानंद था वो बहुत दुखी हो गया यह सब देख के। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। अब जो क्लास में ये सारी चीज़ें हुई उन्होंने अपने परिवार में सभी को बताई। यह सुनकर के रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, ने उन शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। अब देखिए, जब इन सारी बातों का पता चला किसको, लक्ष्मण शास्त्री को, जो रामानंद शास्त्री के पिता थे और वह रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, तो जब इन सारी बातों का उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया कि एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नन्हे नन्हे बच्चों के दिल में सामाजिक असमानता की भावना कभी नहीं घोलना चाहिए। सामाजिक असमानता कहने का अर्थ है बच्चों, समाज में जो जात पात को लेकर के भेदभाव है, इस प्रकार की भावना उनके मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वह बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, वो आपस में हमेशा मिलजुल करके रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लक्ष्मण शास्त्री जी को अच्छी नहीं लगी कि शिक्षक ने बच्चों के साथ ऐसा किया। तो इस पर लक्ष्मण शास्त्री जी ने क्या किया, शिक्षक महोदय को अपने घर बुलाया और फिर उन्हें समझाया कि आप एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं, तो आपको कभी भी इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के मन में इस प्रकार की भावना नहीं भरनी चाहिए। जात पात, धर्म, इन सब का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। अब देखिए, शिक्षक महोदय को बहुत बुरा लगा और बहुत दुख भी हुआ कि उन्होंने ऐसा बच्चों के साथ किया, जबकि उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें एकदम कड़े रूप में कहा था कि देखिए, ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, अब यहाँ देखिए, जब लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक महोदय को समझाया तो शिक्षक महोदय को अपने व्यवहार पर बहुत ही गुस्सा आया, उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने यह देखा कि किस प्रकार लक्ष्मण शास्त्री जो हैं वह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, यानी वो जात पात को नहीं मानते, है ना, और वह इन सब से अलग हैं, वह सभी जात सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो शिक्षक में भी अब बदलाव आया, शिक्षक ने भी सभी को एक समान अपनाया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। अब प्राथमिक कक्षा में उनके जो विज्ञान के शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वह क्या थे बच्चों, कट्टर ब्राह्मण, यानी अपनी जात को मानने वाले, लेकिन वह रूढ़िवाद के खिलाफ थे। रूढ़िवाद कहने का अर्थ है यहाँ पर कुछ ऐसी विचारधाराएं बच्चों जो पहले से ही चली आ रही हैं, तो वह पहले से चली आ रही कुप्रथाओं को नहीं मानते थे, उसमें विश्वास नहीं करते थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। तो देखिए, यहाँ कलाम जी को वह कैसा व्यक्ति बनाना चाहते थे,
एक शिक्षित व्यक्ति बनाना चाहते थे ताकि वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाने जाए। तो बच्चों, एक शिक्षक जो होता है वह बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने रसोई के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर बुलाया। अब क्या बता रहे हैं कलाम जी कि उनके जो विज्ञान के शिक्षक हैं शिव सुब्रमण्यम, जो क्या है, एक कट्टर ब्राह्मण है, उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को अपने घर भोजन पर बुला लिया। अब ये बात सुनकर के उनकी पत्नी जो थी वह बहुत ही परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि हम तो अपने रसोई घर में किसी मुसलमान को ना जाने देंगे, क्योंकि उस समय बच्चों जात पात में बहुत भेदभाव था। तो इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि कलाम उनके रसोई घर में भोजन करे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, भाई हम तो उसे अपने रसोई घर में नहीं आने देंगे। लेकिन अब देखिए, अय्यर जी ने फिर उन्हें रात के भोजन पर आमंत्रित कर लिया। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक शिक्षक क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो बाधाएं तो आती ही हैं। तो यहाँ पर जात पात में भेदभाव मिटाना है तो समस्याएं तो आएंगी। तो इसीलिए कलाम जी को उनके शिक्षक यह समझाते हैं कि जब जीवन में हम कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो समस्याएं आती ही हैं। तो इन सारी समस्याओं से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। अब देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ, भेदभाव मिटता चला गया। अब उनकी पत्नी भी कलाम को पसंद करने लगी और अपने हाथों से उसे खाना परोसने लगी। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वाटर्ज हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक यादुरे सोलोमन बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। अब प्राथमिक स्कूल का तो समय ख़त्म हो गया, तो लेखक बता रहे हैं कि 15 साल की उम्र में उनका दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वाटर्ज हाई स्कूल में हो गया। वहाँ उनके एक शिक्षक आयादुर्रे सोलेमन मिले जो बहुत ही खुले विचारों वाले थे, बहुत ही स्नेही प्रवृत्ति के थे। स्नेही प्रवृत्ति का कहने का अर्थ है बच्चों, उन्हें बच्चों से काफ़ी लगाव था। वह बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और खुले दिमाग वाले थे, यानी खुले विचारों के व्यक्ति थे वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते। रामानाथपुरम में रहते हुए यादुरे सोलेमन से मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। प्रगाढ़ होना यानी गहरा होना। तो यहाँ पर कलाम जी और उनके शिक्षक यादुरे सोलेमन, जिनके संबंध कैसे हो गए थे, प्रगाढ़, यानी बहुत ही मजबूत हो गए थे उनके संबंध। प्रगाढ़ शब्द का अर्थ होता है मजबूत। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। क्या कहते हैं कि जीवन में अगर तुम्हें सफल होना है, सफलता पाना है, तो तुम्हें 3 चीज़ों पर ही ध्यान देना है। पहले इच्छा, किसी भी चीज़ को करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके प्रति तुम्हारे अंदर आस्था होनी चाहिए, और उम्मीद। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो तुम जीवन में अवश्य सफल होगे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। तो बच्चों, जब तक आप इच्छा नहीं करोगे किसी चीज़ की, तब तक
आप कैसे उन सारी चीज़ों को पाओगे? तो सबसे पहले हमें कामना करनी चाहिए, यानी इच्छा करनी चाहिए। जब इच्छा होगी तभी मेहनत करोगे आप और तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का अभ्यास कराते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। तो बच्चों, एक शिक्षक जो है वह बच्चों का मार्गदर्शक होता है, जो उसे सही राह दिखाता है। तो यहाँ जो यादुर सोलेमन है वह एक शिक्षक हैं और वह एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। वह बच्चों को सही मार्ग दिखा रहे हैं कि अगर तुम अपनी इच्छाओं को पाना चाहते हो, अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करना होगा। अपने भीतर जो छिपी हुई शक्ति है उसको जगाना होगा, अभ्यास करना होगा। निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। नियति मतलब होता है बच्चों भाग्य। नियति शब्द का अर्थ है भाग्य। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बदल सकता है। कुछ लोगों को देखे होंगे कि वह भाग्य भरोसे ही जीते हैं। कहते हैं भाग्य में यह लिखा होगा तो मिल जाएगा। भाग्य में कुछ लिखा नहीं होता बच्चों, भाग्य हमें स्वयं बनाना होता है। तो भाग्य स्वयं बनाने के लिए हमें मेहनत करना होगा, अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानना होगा और तब हम जाकर के अपनी नियति यानी अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो यह संस्मरण आपको कैसा लगा बच्चों? इस संस्मरण के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।